हेलो फ्रेंडे, यह मैं हूँ जुर्गन हाबरमास, एक जर्मन दार्शनिक और समाजशास्त्री जिसने अपना पूरा जीवन ये समझने में बिताया है कि हम मनुष्य किस प्रकार अधिक स्वतंत्रता, अधिक न्याय और अधिक सच्चाई के साथ साथ मिलकर रह सकते हैं। मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र केवल संस्थाओं का ढांचा नहीं है, यह एक सतत संवाद है, विचारों, तर्कों और आलोचनाओं का निरंतर आदान प्रदान है। मेरा कार्य उस संवाद की रक्षा करने के बारे में रहा है, उन शक्तियों से जो इसे विकृत करती हैं, अधिनायकवाद, अनियंत्रित पूंजीवाद और सार्वजनिक क्षेत्र का क्षरण। यदि आपने कभी सोचा है कि सार्वजनिक बहसें कभी कभी सतही क्यों लगती हैं या राजनीति और मीडिया में सत्य और तर्क खतरे में क्यों दिखते हैं, तो आप पहले ही मेरी दुनिया में कदम रख चुके हैं। स्वागत है सोशियो एक्सप्लोरेशन में। आइए मिलकर यह खोजें कि किस प्रकार संचार स्वयं एक बेहतर समाज की नींव बन सकता है। यह मेरा जन्म 18 जून 1929 को जर्मनी के ड्यूसेलडॉर्फ शहर में हुआ। मैंने अपना बचपन नाजी शासन और द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के उथल पुथल भरे वर्षों में बिताया। उस समय की राजनीतिक विफलताओं और नैतिक चूकों ने मेरे विचारों को गहराई से प्रभावित किया, विशेषकर लोकतंत्र, सत्य और नागरिकों की जिम्मेदारियों के बारे में। मैंने गोटिंगेन, ज्यूरिख और बॉन विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, जर्मन साहित्य और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। मेरी डॉक्टोरल शोध 1954 शेलिंग के दर्शन पर केंद्रित थी, लेकिन मेरी बौद्धिक यात्रा जल्द ही समाज, आधुनिकता और संचार के सवालों की ओर मुड़ गई। 1950 के दशक में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब मैं मैक्स हॉर्खहेमर और थियोडोर अडोर्नो के नेतृत्व में फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़ा। फिर भी मैं अक्सर उनके निराशावाद को चुनौती देता था, यह तर्क देते हुए कि तर्क और प्रबोधन को अभी भी लोकतांत्रिक संवाद के माध्यम से बचाया जा सकता है। मैंने 1955 में यूटे वेस्लाहोएफ्ट से विवाह किया और हमने मेरे अकादमिक सफ़र के शुरुआती वर्षों को साझा किया, जिसमें अध्ययन की मांगों को पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलित किया। बाद में 1971 में मैंने राइनहिल्ड बेकर से विवाह किया, जिसके साथ मैंने एक स्थायी साझेदारी बनाई जो आपसी सम्मान और बौद्धिक सहयोग से परिपूर्ण थी। अपने अकादमिक करियर के साथ परिवार को पाला एक चुनौती भी रही और एक वरदान भी। यह मुझे लगातार याद दिलाता रहा कि प्रेम, धैर्य और समझ केवल सैद्धांतिक आदर्श नहीं हैं, बल्कि रोज़मर्रा के अनुभव में जीने वाले अभ्यास हैं। मेरा पारिवारिक जीवन हमेशा एक स्थिर आधार रहा है जो शोध, शिक्षण और सार्वजनिक बहस की अक्सर अशांत दुनिया में स्थिरता प्रदान करता है। परिवार की दिनचर्या, रात के खाने की बातचीत, मतभेद और मेल मिलाप के क्षण, पालन पोषण की खुशियाँ और चिंताएं ने उन कई विषयों को प्रतिबिंबित किया जिन्हें मैंने अपने विद्वत कार्यों में खोजा। वास्तव में परिवार के भीतर संचार, समझौते और सहानुभूति के पाठ मेरे विचारों पर किसी भी सेमिनार या प्रकाशन जितना ही प्रभावशाली रहे हैं। मेरे लिए विवाह और पारिवारिक जीवन कभी भी मेरी बौद्धिक गतिविधियों से अलग नहीं रहे, बल्कि वे आपस में बुने हुए रहे हैं और समाज, समुदाय और व्यक्तियों के बीच समझ की निरंतर खोज पर मेरी दृष्टि को आकार देते रहे हैं। मेरा करियर फ्रैंकफर्ट के समाजशास्त्र अनुसंधान संस्थान से शुरू होकर हेडलबर्ग और फ्रैंकफर्ट में प्रोफेसरशिप तक पहुंचा और बाद में मुझे स्टार्नबर्ग में मैक्स प्लांक संस्थान फॉर द स्टडी ऑफ द रूल ऑफ लॉ का निदेशक बनने का अवसर मिला। इस पूरी यात्रा में मैंने दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और विधि के क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम किया, हमेशा सिद्धांत और व्यवहार के बीच पुल बनाने का प्रयास किया। मैंने सार्वजनिक बहसों में लोकतंत्र की रक्षा की, अनियंत्रित बाजारों की आलोचना की, मीडिया के केंद्रीकरण के खतरे के प्रति चेताया और एक विश्वव्यापी कॉस्मोपॉलिटन विश्व व्यवस्था की वकालत की। अपनी वरिष्ठ आयु में भी मैं सक्रिय सार्वजनिक बौद्धिक रहा, निबंध लिखता रहा, साक्षात्कार देता रहा और यूरोपीय संघ से लेकर जलवायु परिवर्तन तक के मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करता रहा। अपने करियर के दौरान मैंने आपस में जुड़े हुए सिद्धांतों का एक समूह विकसित किया जो आधुनिक दुनिया में लोकतंत्र,
न्याय और मानव स्वतंत्रता की परिस्थितियों को समझाने का प्रयास करता है। इन विचारों में से प्रत्येक दूसरे पर आधारित है। इतिहास में सार्वजनिक बहस के उदय से शुरू होकर संचार की नैतिक नींव तक और उन लोकतांत्रिक प्रथाओं तक जो राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों संदर्भों में राजनीतिक जीवन को बनाए रखती हैं, ये विचार मिलकर उस समाज की दृष्टि प्रस्तुत करते हैं जिसमें संवाद, भागीदारी और आपसी समझ केवल आदर्श नहीं बल्कि अधिक न्यायपूर्ण और सहयोगी विश्व के लिए व्यावहारिक आधार हैं। सिद्धांत 1, सार्वजनिक क्षेत्र का सिद्धांत, पब्लिक स्फीयर थ्योरी। 1962 में प्रकाशित द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर में मैंने देखा कि 18वीं सदी में नगर मध्यम वर्ग का सार्वजनिक क्षेत्र कैसे उभरा, जैसे कॉफ़ी हाउस, सैलून और समाचार पत्र। इन स्थानों ने नागरिकों को सामान्य हित के मामलों पर तर्क संगत और आलोचनात्मक बहस में भाग लेने के अवसर प्रदान किए जो सीधे राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त थे। मैंने तर्क दिया कि यह क्षेत्र केवल एक सांस्कृतिक घटना नहीं था बल्कि आधुनिक लोकतंत्र का आधार था जो सार्वजनिक राय को राजनीतिक सत्ता प्रभावित करने में सक्षम बनाता था। हालांकि मैंने यह भी बताया कि समय के साथ इस लोकतांत्रिक संभाव्यता का क्षरण कैसे हुआ। मीडिया का वाणिज्यीकरण, विज्ञापन और मनोरंजन का प्रभुत्व और मास कम्युनिकेशन उद्योगों का केंद्रीकरण इस सार्वजनिक क्षेत्र को सक्रिय बहस के बजाय निष्क्रिय उपभोग का क्षेत्र बनाने का खतरा पैदा करता है। ऐसी परिस्थितियों में नागरिक प्रतिभागी बनने के बजाय दर्शक बन जाते हैं और लोकतंत्र स्वयं कमज़ोर हो जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का सिद्धांत मेरी सबसे व्यापक रूप से चर्चा की जाने वाली योगदानों में से एक है जो लोकतांत्रिक डिस्कोर्स का ऐतिहासिक विवरण और समकालीन चुनौतियों, चाहे मीडिया का एकाधिकार हो, डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म हो या सूचित सार्वजनिक बहस का क्षय का मूल्यांकन करने के लिए एक मानकात्मक ढांचा प्रस्तुत करता है। सिद्धांत 2, संचारात्मक क्रिया, कम्युनिकेटिव एक्शन। मेरी महाकाव्य कृति द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन 61 यह विचार प्रस्तुत करती है कि मानव संचार केवल जानकारी के आदान प्रदान से अधिक है। यह सामाजिक समन्वय और आपसी समझ की बुनियाद है। मैंने उपयोगात्मक क्रिया, इंस्ट्रूमेंटल एक्शन और संचारात्मक क्रिया, कम्युनिकेटिव एक्शन में अंतर किया। उपयोगात्मक क्रिया स्वार्थ और रणनीतिक गणना से निर्देशित होती है जबकि संचारात्मक क्रिया में व्यक्ति संवाद के माध्यम से वास्तविक समझ प्राप्त करने का प्रयास करता है। संचारात्मक क्रिया तब उत्पन्न होती है जब प्रतिभागी तर्क, ईमानदारी और आपसी सम्मान के प्रति प्रतिबद्ध होकर बातचीत करते हैं और इसमें किसी प्रकार का बल या छल नहीं होता। ऐसे संवाद में दावों की वैधता, चाहे वह सत्य, न्याय या प्रामाणिकता के बारे में हो, खुलकर परीक्षण की जा सकती है जिससे सहमति का उदय संभव होता है। यह हार्मनी में एक भोला विश्वास नहीं है बल्कि एक मानकात्मक दावा है कि समझ तक पहुंचने की संभावना भाषा में ही निहित है। मैंने तर्क दिया कि यह संचारात्मक तर्कशीलता एक न्यायपूर्ण समाज की नैतिक नींव बनाती है जो बाजारों और नौकरशाही के प्रभुत्व के विकल्प के रूप में काम करती है, जो अक्सर मानव संबंधों को केवल शक्ति या दक्षता तक सीमित कर देती हैं। सामाजिक जीवन को संवाद में आधारित करके मैंने यह दिखाने का प्रयास किया कि लोकतंत्र कानून और संस्थाओं को बल द्वारा नहीं बल्कि सर्वोत्तम तर्क की शक्ति द्वारा वैध किया जा सकता है। सिद्धांत 3, संवाद नैतिकता, डिस्कोर्स एथिक्स। संचारात्मक क्रिया के सिद्धांतों को आधार बनाते हुए मैंने संवाद नैतिकता, डिस्कोर्स एथिक्स को एक नैतिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया जो नैतिक वैधता को स्वयं संवाद की प्रक्रिया में स्थापित करता है। इसका केंद्रीय विचार यह है कि नैतिक मानदंड तभी वैध हैं जब उन प्रभावित सभी व्यक्तियों की स्वतंत्र और तर्क संगत सहमति प्राप्त की जा सके। दूसरे शब्दों में, कोई भी नैतिक दावा केवल अधिकार, परंपरा या शक्ति के आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। यह सभी के लिए समानता और न्याय के परिस्थितियों में न्याय संगत होना चाहिए। यह दृष्टिकोण
नैतिकता को स्थिर विश्वासों या व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से अलग करता है और इसे खुली संवाद प्रक्रियाओं में आधारित करता है। एक वास्तव में समावेशी संवाद में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलता है कि वह अपनी चिंताएं उठाए, पूर्वाग्रहों को चुनौती दे और तर्क प्रस्तुत करे। जो मानदंड इस प्रक्रिया में टिकते हैं वे केवल थोपे हुए नहीं होते, वे साझा तर्क के माध्यम से सह निर्मित होते हैं। इस प्रकार संवाद नैतिकता और लोकतंत्र के बीच एक अंतर संबंध प्रस्तुत करती है। यह सुझाव देती है कि नैतिक जीवन संचार की सहभागिता प्रक्रियाओं से अलग नहीं हो सकता और न्याय स्वयं इस क्षमता पर निर्भर करता है कि लोग समान के रूप में मिलकर विचार विमर्श कर सकें। सिद्धांत 4, विचारशील लोकतंत्र, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। संचारात्मक क्रिया और संवाद नैतिकता के सिद्धांतों को राजनीतिक क्षेत्र में विस्तारित करते हुए मैंने विचारशील लोकतंत्र, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का मॉडल प्रस्तुत किया। इसका मूल विश्वास यह है कि लोकतंत्र केवल मतदान या प्राथमिकताओं के संग्रहण के बारे में नहीं है, बल्कि नागरिकों का नीतियों और कानूनों पर तर्कसंगत बहस में सक्रिय भाग लेना है। निर्णय केवल बहुमत के आधार पर वैध नहीं होते, बल्कि उनके पीछे हुई विचार विमर्श की गुणवत्ता से उनकी वैधता निर्धारित होती है। एक विचारशील प्रणाली में राजनीतिक शक्ति पारदर्शी, समावेशी और तर्कसंगत तर्क के लिए खुली प्रक्रियाओं द्वारा जवाबदेह होती है। नागरिक समाज और संस्थाएं इस संचार नेटवर्क में सभी भागीदार होते हैं। यह दृष्टि अधिनायकवादी नियंत्रण, जहां निर्णय बिना बहस के थोपे जाते हैं, और बाजार संचालित राजनीति, जहां पैसे और मीडिया परिणामों को वास्तविक सार्वजनिक तर्क से अधिक प्रभावित करते हैं, दोनों के विपरीत है। इस प्रकार विचारशील लोकतंत्र वास्तविक दुनिया की राजनीति का मूल्यांकन करने के लिए एक मानकात्मक ढांचा प्रदान करता है। जितना हमारे संस्थान समावेशी और तर्क संचालित संवाद को अपनाते हैं, उतना ही वे अधिक वैध और न्याय संगत बनते हैं। इस दृष्टि से लोकतंत्र एक समाप्त स्थिति नहीं, बल्कि एक सतत परियोजना है जो तब नवीनीकृत होती है जब नागरिक अपने साझा भविष्य पर समान के रूप में विचार विमर्श के लिए एकत्र होते हैं। सिद्धांत 5, पोस्ट नेशनल कॉन्स्टेलेशन। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में मैंने वैश्वीकरण की चुनौतियों और उनके लोकतंत्र पर प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया। द पोस्ट नेशनल कॉन्स्टेलेशन 1988 जैसी कृतियों में मैंने तर्क दिया कि पारंपरिक लोकतंत्र का मॉडल, जो राष्ट्र राज्य की संप्रभुता पर आधारित है, अब एक जुड़े हुए विश्व की वास्तविकताओं का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जलवायु परिवर्तन, वित्तीय संकट, प्रवासन और तकनीकी परिवर्तन जैसे मुद्दे सीमाओं से परे हैं और इनके लिए समन्वित वैश्विक उत्तरदायित्व की आवश्यकता है। मैंने प्रस्तावित किया कि लोकतंत्र और मानवाधिकार दोनों को राष्ट्रीय सीमाओं से परे विस्तारित किया जाना चाहिए और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय और ट्रांसनेशनल संस्थाओं के विकास की आवश्यकता है जो प्रभावी और लोकतांत्रिक रूप से वैध हों। ऐसी संस्थाओं को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव गरिमा की रक्षा करनी चाहिए, साथ ही उन सांस्कृतिक और पहचान विविधताओं का सम्मान करना चाहिए जो हमारे विश्व को आकार देती हैं। यह कॉस्मोपॉलिटन व्यवस्था की दृष्टि राष्ट्रीय समुदायों को मिटाती नहीं है, बल्कि उन्हें सहयोग, एकजुटता और जिम्मेदारी के व्यापक ढांचे में समाहित करने का प्रयास करती है। पोस्ट नेशनल दृष्टिकोण में संप्रभुता पर पुनर्विचार करके मैंने यह दिखाने का प्रयास किया कि मानवता वैश्विक चुनौतियों का सामना लोकतांत्रिक आदर्शों, भागीदारी, समानता और न्याय को त्यागे बिना कर सकती है। मेरी प्रकाशित कृतियाँ समाज, राजनीति और संस्कृति के मौलिक मुद्दों से दर्शन शास्त्र को जोड़ने के मेरे जीवन भर के प्रयास को प्रतिबिंबित करती हैं।
जर्मन आदर्शवाद पर आरंभिक कार्यों से लेकर द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन और द पोस्ट नेशनल संवाद जैसी प्रमुख रचनाओं तक मेरी लेखनी ने आधुनिकता की चुनौतियों को उजागर करने के साथ साथ लोकतांत्रिक नवीनीकरण के मार्ग प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ये पुस्तकें और निबंध जो कई भाषाओं में अनुदित हुए हैं, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीतिक सिद्धांत, मीडिया अध्ययन और विधि के विमर्श को आज भी आकार देते हैं और शैक्षणिक शोध और सार्वजनिक जीवन दोनों पर प्रभाव डालते हैं। एक, इस नवोन्मेषी अध्ययन में हाबरमास यूरोप में सार्वजनिक क्षेत्र के ऐतिहासिक विकास का अनुसरण करते हैं, विशेष रूप से 18वीं और 19वीं शताब्दी में, जहां कॉफ़ी हाउस, सैलून और मुद्रित साहित्य ने नागरिकों को सार्वजनिक मामलों पर तर्कसंगत और आलोचनात्मक बहस में भाग लेने का अवसर दिया। वह दिखाते हैं कि स्वतंत्र चर्चा का यह क्षेत्र लोकतंत्र के उदय के लिए कितना महत्वपूर्ण था, लेकिन तर्क करते हैं कि आधुनिक युग में इसे मास मीडिया के वाणिज्यीकरण और राज्य हस्तक्षेप ने कमज़ोर कर दिया है, जिससे नागरिक सक्रिय प्रतिभागियों के बजाय सूचना के निष्क्रिय उपभोक्ता बन गए हैं। 2. नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट 1968। यह पुस्तक इस विचार का अध्ययन करती है कि ज्ञान कभी भी तटस्थ नहीं होता, बल्कि हमेशा मानव हितों द्वारा आकारित होता है। हाबरमास 3 मूलभूत ज्ञान हितों की पहचान करते हैं। तकनीकी हित प्रकृति पर नियंत्रण के लिए जैसे विज्ञान में, व्यवहारिक हित आपसी समझ के लिए जैसे इतिहास और व्याख्या शास्त्र में, उन्मोचनात्मक हित मानव स्वतंत्रता और आलोचनात्मक चिंतन के लिए जैसे मनोविश्लेषण और आलोचनात्मक सिद्धांत में। वे तर्क करते हैं कि इन हितों की पहचान करना ज्ञान, विज्ञान और समाज के बीच संबंध को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। 3. लेजिटिमेशन क्राइसिस 1933। इस पुस्तक में हाबरमास आधुनिक पूंजीवादी राज्यों द्वारा सामना किए जाने वाले उन समस्याओं का विश्लेषण करते हैं जब वे अपनी आधिकारिकता को न्यायोचित ठहराने और वैधता बनाए रखने में असमर्थ हो जाते हैं। वे तर्क करते हैं कि उन्नत समाजों में राज्य को अर्थव्यवस्था और कल्याण में हस्तक्षेप करना पड़ता है, लेकिन इससे विरोधाभास उत्पन्न होते हैं। आर्थिक मांगें, सामाजिक अपेक्षाएं और राजनीतिक जिम्मेदारियां टकराती हैं। जब सरकारें पर्याप्त समाधान या तर्क संगत न्याय संगतियाँ प्रदान नहीं कर पाती, तो वे एक वैधता संकट लेजिटिमेशन क्राइसिस का सामना करती हैं, जो राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक विश्वास दोनों को खतरे में डालता है। 4. द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन 1991। यह 2 खंडों वाली महाकाव्य कृति हाबरमास के संचारात्मक तर्कशीलता सिद्धांत को प्रस्तुत करती है, जहां मानव तर्क संगत संवाद के माध्यम से क्रियाओं का समन्वय करता है और समझ तक पहुंचता है, न कि ज़बरदस्ती या रणनीतिक छल से। वह इसे सिस्टम, नौकरशाही और बाजार के प्रभुत्व के साथ तुलना करते हैं, जो लाइफ वर्ल्ड, दैनिक सामाजिक अंतःक्रियाएं पर कब्जा करता है। हाबरमास प्रस्तावित करते हैं कि संचारात्मक क्रिया सामाजिक एकीकरण, आधुनिकता की आलोचना और अधिक लोकतांत्रिक तथा तर्क संगत समाजों का मार्ग प्रदान करती है। 5. बीच फैक्ट्स और नॉर्म्स 1992। इस प्रभावशाली कानूनी और राजनीतिक सिद्धांत कार्य में हाबरमास तर्क करते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र को ऐसे सिस्टम के रूप में समझा जाना चाहिए जिसमें कानून सामाजिक वास्तविकता के तथ्यों और लोकतांत्रिक आदर्शों के मानदंडों के बीच मध्यस्थता करता है। वह कानूनों को वैध ठहराने में सार्वजनिक विचार विमर्श और संवाद की भूमिका पर जोर देते हैं, यह सुझाव देते हुए कि लोकतांत्रिक वैधता परंपरा या शक्ति से नहीं, बल्कि नागरिकों के बीच तर्क संगत समावेशी संचार से उत्पन्न होती है। यह पुस्तक संचारात्मक क्रिया के सिद्धांत को व्यावहारिक, संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रश्नों से जोड़ती है। मैं आज भी आलोचनात्मक और लोकतांत्रिक आधुनिकता का एक स्वर बना हुआ हूँ। तर्क इस विश्वास के साथ कि यदि इसे खुली संवाद प्रक्रियाओं में निहित किया जाए तो यह मानव प्रगति का मार्गदर्शन कर सकता है।
मेरे विचारों ने राजनीतिक सिद्धांत, विधि, शिक्षा, मीडिया अध्ययन और वैश्विक शासन संबंधी बहसों को आकार दिया है। मैं फ्रैंकफर्ट स्कूल परंपरा की अंतिम महान शख्सियतों में से एक हूँ, लेकिन मैंने इसे एक अधिक आशावादी और लोकतांत्रिक दृष्टि में पुनर्निर्मित किया है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो सोशियो एक्सप्लोरेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें। साथ ही इसे उन लोगों के साथ भी साझा करें जो इससे लाभान्वित हो सकते हैं। डंके und einen schönen Tag।